नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप बहुत अच्छे होंगे। तो इसी के साथ में हम आज का सेशन शुरू करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमेशा की तरह ये जो पहले 2 सवाल होते हैं आपके लिए होते हैं, इनका आंसर आप लोग करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ओके। और ये जो हमारे 2 सवाल होते हैं शुरुआत के, ये लास्ट डे की डिस्कशन पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? लास्ट डे की डिस्कशन पर आधारित होते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, सारा कुछ कराया हुआ है। जो ये 2 सवाल दिए हैं बिल्कुल एकदम मैंने अच्छे से आपको समझाए हुए भी थे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 4। एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं स्टैटिक के, उन सबको बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं हम इस लेक्चर में। ओके दोस्तों, और देखो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, है ना। देखो आप लोग आंसर करिए, बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए आप लोग इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। बिल्कुल मत हिचकिचाइए। अगर गलत आंसर आपको सही आंसर नहीं पता तो गलत करिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में करिए दोस्तों। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, इससे अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको। मैं आपको इसलिए फोर्स करता हूं ताकि आप लोगों को अगर कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ हो, मॉक में हो, प्रैक्टिस में हो। यहाँ पर आप कुछ भी किसी भी प्रकार की गलती कर लीजिए, सब माफ़ है। लेकिन आप समझिए, अगर आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं और वहाँ पर अगर गलती हो गई तो क्या होगा, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा बच्चों। तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इनका जितने ये सवाल हैं, जो 2 सवाल मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं उनका आंसर आप लोग करिए। और आप लोगों को कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपकी सब तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं, हमसे जुड़िए। आप समझ रहे हैं ना। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करके शुरुआत करता हूँ मैं इस लेक्चर को। और जो पहला सवाल है, उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे इसको अच्छे से। सवाल है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति, कल बताया था आपको, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी, या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आंसर करिए। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, कल बताया था आपको, ड्राफ्ट कमेटी में कितने सदस्य थे। यानी कि इसमें पूछा है कि जो ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था, ड्राफ्ट कमेटी जो बनाई गई थी उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे और इनके अलावा कितने और सदस्य थे। तो बताइए जल्दी, 6, 7, 5, 4। जल्दी से कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर करिए आप लोग। हम आगे चलते हैं। और आज के जो हमारे क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो आधारित हैं हमारे कि जो हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्या बना था साथियों, जब हमने हमारे जो संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे, ठीक है ना, जो हमारे राष्ट्रवादी जो नेता थे, जो संविधान सभा में बैठे हुए थे, उन्होंने जब संविधान बनाया था तो कौन कौन से देशों के संविधान से, अलग अलग देशों से कौन कौन से प्रोविजंस लिए थे, ठीक है, कहाँ से क्या कुछ लिया था, उन सब पर ये आज का लेक्चर है। तो क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान ने संघ तथा राज्यों के बीच विधेयन शक्तियों को वितरित करने के लिए त्रिसूत्रीय आधार कहाँ से लिया था। हालांकि ये कल मैंने ये कराया था ये सवाल, ये भी आप पर थोड़ा सा अलग है इसलिए मैंने इसको उठा लिया था। देखो, त्रिसूत्रीय मतलब है कि जो सूचियाँ जो दी गई, जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग जो विषय दिए गए थे ना, कि मतलब जैसे कि संघ सूची, इसके अलावा दूसरी थी राज्य सूची, और तीसरी कौन सी थी, समवर्ती सूची। तो यही कह रहा है इसमें कि जो ये अलग अलग विषयों को अलग अलग सूचियों में जो डाला गया था, ये त्रिसूत्रीय आधार विधेयन शक्तियों को वितरित करने के लिए, ये कहाँ से लिया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, कनाडा के संविधान से, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो जल्दी से बताओ। देखो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी इज द आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 अपने आप में बहुत विस्तृत अधिनियम था दोस्तों। 1935, इसमें कितनी धाराएं थी मैंने बताया था आपको, 321 धाराएं थी इसमें, है ना। और ये 10 अनुसूचियों में डिवाइड था ये पूरा संविधान, मतलब संविधान नहीं, सॉरी,
ये भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ की इसमें स्थापना की गई थी और ये बात की गई थी, लेकिन हालांकि ये अखिल भारतीय संघ कभी भी अस्तित्व में आ नहीं पाया था दोस्तों, ठीक है ना, कभी भी नहीं बनाया जा सका था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, बस बातें ही की थी इन्होंने। प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया था और शासन के समस्त विषयों को 3 भागों में बांटा गया था, संघीय विषय, प्रांतीय विषय और समवर्तीय विषय। संघीय विषय वो थे जिन पर जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। प्रांतीय विषयों में वो विषय शामिल थे जिन पर प्रांतों को अधिकार दिया गया था कानून बनाने के लिए। और एक थी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोस्तों जितने भी कानून थे, ठीक है ना, जितने भी प्रोविजन प्रावधान इसमें डाले गए थे, उन पर जो कानून बनाने का अधिकार वो प्रांतों को भी दिया गया था और किसको दिया गया था, केंद्र को भी दिया गया था, ठीक है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों को दिया गया था। ओके, और द्वैत शासन की बात की गई थी, इसमें केंद्रीय बैंक की स्थापना की बात की गई थी और बर्मा और अदन इसको भारत के शासन से अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जल्दी से बताओ, डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूके, आयरलैंड या फिर जापान। देखो, जो आयरलैंड का संविधान था वहाँ से हमने डीपीएसपी को उठाया था, और जो ये डीपीएसपी हैं यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों के लिए दिए गए थे, प्रांतों के लिए, भारत के संविधान के भाग 4 में इसको शामिल किया गया था। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है, ठीक है। और कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से हमने इनको लिया था। जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, कितने प्रकार के हैं? वो हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से? आर्थिक नीति से संबंधित हैं, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी हैं, शासन से संबंधित हैं, स्मारक और ऐतिहासिक महत्व से संबंधित हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व भी शामिल किए गए हैं। देखिए बच्चों, आप लोग एक बात याद रखिएगा, जब हम डीपीएसपी को डिस्कस करेंगे ना, तब हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। आगे स्पेशल टॉपिक आएगा, स्पेशल एमसीक्यूज बनाऊंगा मैं इन पर, तो डीपीएसपी से संबंधित जब टॉपिक आएगा तो उन पर बड़ी ही अच्छे से डिटेल से कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना समझिए जितना इसमें दिया है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। क्या दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स, इनकी अवधारणा देश यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया है? ये कहने का मतलब है कि जो मूल अधिकार हमने अपने संविधान में शामिल किए हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, फ्रांस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर रूस से? आंसर इज सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो, यूएसए से हमने मूल अधिकार यूएसए से लिए हैं, ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और कितने हमारे जो मूल अधिकार हैं? 6 प्रकार के हैं, ठीक है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सेम वही चीज जब हम फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक पर आएंगे तब इनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, एक एक चीज को डिस्कस करूंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, बस हमारे साथ बने रहिए आप लोग और अच्छे से पढ़िए। ओके साथियों, अब देखो, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था ना, वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा और क्या क्या चीज़ ली गई थी? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लाए थे हम लोग? संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से लिया गया था। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को जो महाभियोग चलाया जाता है ना, यानी कि राष्ट्रपति की जो हटाने की प्रक्रिया है, वो भी कहाँ से ली थी? अमेरिका से ली है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि थी, यानी कि जो कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है ना, वो भी लिया था। और वित्तीय आपात, ध्यान रखिएगा, जो इमरजेंसी होती है ना, कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अब कौन कौन सी होती है वो नहीं बताऊंगा, वो तभी बताऊंगा मैं जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो उनमें से एक है वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात को हमने लिया अमेरिका से, बस इतना ध्यान रखो अभी आप, ठीक है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी हमने अमेरिका से लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने, जितने भी ये प्रावधान, ये सारे ये घटक हमने कहाँ से लिए हैं? ये सभी
प्रोविजंस हमने संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ये कथन और कारण वाले सवाल बहुत पूछते हैं, इसीलिए ही मैंने एक सवाल उठा के डाल दिया है, ठीक है ना। तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कथन ए। इसका कारण बताया जाता है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। अभी अभी डिस्कस किया था, बिल्कुल ये कारण तो सही है। और आपको पता भी होगा जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, तो ये भी सही है। तो आंसर कौन सा हो गया? ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो साथियों केवल मौलिक अधिकारों की वजह से नहीं है लंबा, उसके पीछे और कई भी कारण हैं उसके पीछे। क्योंकि उसके पीछे मतलब भारत का संविधान को बड़ा होने के पीछे और कारण ये भी हैं कि इसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों के कानून, राज्यों की जो प्रक्रिया है और राज्यों से संबंधित प्रावधान भी हमारे संघ के संविधान में ही दिए गए हैं। और इसीलिए ही ये हमारा जो भारत का संविधान है वो बहुत बड़ा हो गया। सब मतलब पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान अगर कोई लिखित संविधान है तो वो किसका है? भारत का संविधान है। जबकि अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, राज्यों के संविधान वहाँ पर अलग अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, इसीलिए भारत का संविधान बहुत लंबा हो गया, बहुत बड़ा हो गया है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ ये भी है दोस्तों, क्योंकि न केवल केंद्र और राज्य बल्कि जो हमारा लोकल जो हमारा प्रशासन है ना, ग्राउंड लेवल पर, यानी कि जो पंचायतों से संबंधित प्रावधान भी हमारे संविधान में ही दिए गए। इसीलिए भी संविधान हमारा बहुत बड़ा हो गया, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। समझ में आया आपको सब कुछ? तो आंसर ए है इसका, हमने डिस्कस कर ही लिया है सब कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है कि समवर्ती सूची की अवधारणा जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? एक बात आप लोग याद रखिएगा, समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची अभी बताया था ना आपको। समवर्ती सूची एक होती है संघीय सूची, दूसरी होती है प्रांतीय सूची, और तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची। मतलब इसमें जो भी विषय दिए गए हैं उन पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। समझ में आया? ये है समवर्ती सूची। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची के प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठा के हमने अपने संविधान में डाले हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन ये भी कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, जॉइंट सेशन, यानी कि जो हमारा लोकसभा है और हमारी क्या है? राज्यसभा, इन दोनों की जो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की जो जॉइंट सेशन होता है, संयुक्त बैठक होती है, वो प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ ऑस्ट्रेलिया का मैप डाल दिया है, आप लोग ये मैप भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा। यहाँ पर इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, और बीच में ये ओशनिया महाद्वीप, इधर न्यूजीलैंड है यहाँ पास में, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? यानी कि हमारी जो संघात्मक, हमने जिस प्रकार के संघ को अपनाया है, भारत में किस प्रकार के संघ को अपनाया है दोस्तों? अर्ध संघीय अपनाया है। भारत में अर्ध संघ है, ठीक है ना, पूरी तरह से हम संघीय नहीं हैं, अर्ध संघ का प्रावधान है भारत में। तो ये जो संघात्मक व्यवस्था हमने मतलब अपनाई है वो कहाँ से ली है? तो वो ली है हमने कनाडा के संविधान से। कहाँ है इसमें कनाडा? आंसर बी, ठीक है ना, कनाडा के संविधान से ली है। कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से ली है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है हमने ये। इसके अलावा संघीय व्यवस्था के अलावा और हमने क्या क्या लिया है कनाडा के संविधान से? यहाँ से लिया हमने संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान, केंद्र के अधीन जो अति विशिष्ट शक्तियां, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, कहने का मतलब ये है। अब अवशिष्ट शक्तियां अब क्या होती हैं? देखो, अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये संघीय सूची, राज्य सूची यानी कि प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची ये डिस्कस किया था ना। तो अगर इन तीनों ही सूचियों में ऐसे प्रावधान जो तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं किए गए हैं,
ऐसे विषय, वो विषय कौन कहलाएंगे? अवशिष्ट विषय कहलाएंगे वो, ठीक है। और इन अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। समझ में आया? तो ये शक्ति भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से। इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श, यानी कि जो 143 आर्टिकल के तहत जो परामर्श लिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से, वो भी कहाँ से लिया है? वो भी हमने लिया है कनाडा के संविधान से। और इसके अलावा यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की अवधारणा भी कनाडा के संविधान से लिया। तो ये हमने पूरी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जो जो चीज़ें हमने जहाँ से लिया है। और ये कनाडा का मैप है, देख लो इसको भी एक बार। थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्लियरली दिखेगा पूरा कनाडा का है। यहाँ पर हडसन बे है, ये है ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर ये अलास्का है, ये यूएसए है, ये ग्रीनलैंड है यहाँ पर, ठीक है ना। ये लैब्राडोर सी, यहाँ पर डेविस स्ट्रेट, और ये बैफिन बे, ठीक है। ये है बिफोर्ट सी। चलिए अब आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, पता है ना आपको? जब राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो कैसे होता है चुनाव? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ। प्रत्यक्ष होता है या फिर अप्रत्यक्ष होता है? तो इसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। और यही सवाल में पूछा है कि जो निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था ली गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ये कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, या फिर आयरलैंड के संविधान से? तो जल्दी बताइए आप लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है ना, हम थोड़ी ना चुनते हैं राष्ट्रपति जी को, अप्रत्यक्ष होता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो आयरलैंड से लिया गया है हमने। और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चयन के लिए निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चयन किया जाएगा, ये बताया गया है आर्टिकल 54 में। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? इसमें देखो, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित। और इसके अलावा जो पुडुचेरी है और दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर विधानसभाएं हैं, इन दोनों की भी निर्वाचित सदस्य हैं। अभी तक इन सब के द्वारा राष्ट्रपति का वो क्या बोलते हैं, निर्वाचन होता था, यानी कि चुनाव होता था। लेकिन अब J&K जो है वो भी क्या बना दी गई है? वो भी अब यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। तो अब J&K में चूंकि यहाँ पर क्या असेंबली है यहाँ पर भी, तो अब यूटी के लिहाज से J&K के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, लद्दाख के नहीं लेंगे, क्योंकि लद्दाख में क्या है, वहाँ पर असेंबली नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 के तहत जो विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, और वो जो विधि के समक्ष समानता का जो प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है? जल्दी से बताओ। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या फिर ब्रिटेन के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, जापान के संविधान से? तो दोस्तों, ये विधि के समक्ष समानता जो लिया गया आर्टिकल 14 में, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। और क्या क्या लिया हमने ब्रिटेन के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया। इसके अलावा विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, जो परमाधिकार जो लेख प्राप्त होते हैं सदस्यों को, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। द्विसदनवाद 2 सदन है ना, राज्यसभा और लोकसभा। उच्च सदन क्या है? राज्यसभा, और लोअर हाउस लोकसभा, ठीक है। तो ये सब प्रोविजन हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। अगला जो सवाल है 11वां, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार। बताओ, मौलिक कर्तव्य यानी कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है भाई साहब, आपको पता है ना, आप केवल मूल अधिकार तो हैं ही हैं आपके पास में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही आपके पास में, फंडामेंटल ड्यूटी भी हैं। केवल अधिकारों की बात मत करो भाई, ड्यूटीज़ कर्तव्य भी तो हैं। अधिकार अगर आपको चाहिए तो कर्तव्य कौन निभाएगा? आपको ही निभाने पड़ेंगे ना। तो कर्तव्य भी हमारे संविधान में डाले गए हैं। तो ये कहाँ से लिए हैं? ब्रिटिश संविधान से, अमेरिकन संविधान से, रूस के संविधान से, या फिर फ्रांस के संविधान से? तो रूस के संविधान से, यानी कि उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, कब हुआ था? 1945 में, है ना। उसके बाद में 1991 तक, ये थी जो 1945 से 1991 तक का पीरियड है ना दोस्तों, ये है कोल्ड वॉर का पीरियड।
क्या है ये? कोल्ड वॉर का पीरियड्स, यानी कि शीत युद्ध का समय है ये। और इस समय दो ध्रुवों में पूरा विश्व बटा हुआ था, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। तो उस समय रूस नहीं था, रूस को यूएसएसआर बोला जाता था, सोवियत संघ बोला जाता था, ठीक है ना। तो हमने जो ये मौलिक कर्तव्य लिए हैं, ये कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ के संविधान से लिए हैं। और बाद में जब 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था, तो उस समय सोवियत संघ की जो विरासत थी वो किसके पास आई? रूस के पास। इसीलिए जो सोवियत संघ का संविधान था वो बाद में रूस का संविधान कहलाया, ठीक है। 1991 में 15 देश अलग हो गए थे इससे टूट करके। और क्या क्या लिया हमने रूस के संविधान से? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हो गया, मूल कर्तव्य हो गई, प्रस्तावना में न्याय का जो सिद्धांत है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमने सोवियत संघ से लिए हैं। और जो आज का लास्ट सवाल है वो है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान करने के विचार को कहां से लिया गया? यानी कि जो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, वो आपातकालीन शक्तियां कहां से ली हैं? तो ये तो आपको पता होना चाहिए सीधा सीधा, जो जर्मनी का वाइमर सिद्धांत है वो यहीं से लिए, क्योंकि जर्मनी में बहुत बड़े पैमाने पर आपातकाल लागू किए गए थे। हिटलर और इन सब के समय बहुत ऐसे ऐसे रूल्स रहे थे यहाँ पर इन सब के। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने, लंबे समय तक मतलब आपातकाल रहा था जर्मनी में। तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों को संबंधित शक्तियाँ, जैसे कि मौलिक अधिकार क्या लागू किए जाएंगे और क्या नहीं। इसके अलावा आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का प्रवर्तन कैसे होगा, ये भी कहाँ से लिया है? जर्मनी से। तो दोस्तों ये थे हमारी आज का इस सेशन की डिस्कशन। हमने पूरा अच्छे से इस सारे एक टॉपिक को कवर कर लिया है आज के इस लेक्चर में, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए ना तो आप तुरंत पूछ लिया करो, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। मैं नेक्स्ट डे उसका ज़रूर आपको मतलब जब नेक्स्ट डे मैं जब भी सेशन लूँगा तो उसका आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन या फिर जो भी आपकी समस्या है, आपको जहाँ भी से समझ में नहीं आया उसको दोबारा आपको समझाऊँगा, ठीक है ना। तो इसलिए किसी भी तरह की कोई आपको कैसी भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट कर दिया करो। तो इसी के साथ में आज का सेशन समाप्त करते हैं, और इसी के साथ में थैंक यू सो मच।